तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल GSSR क्लासेस क्लास 12। सभी बढ़िया हैं। तो चलो करते हैं शुरू। नवी सीरीज़ की शुरुआत है, फाइनल सीरीज़ होने वाली है जो कि है ये रिवीजन सीरीज़। ओके, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। फुल चैप्टर की सीरीज़ होने वाली है ये, इसका ये पार्ट 1 है। सोल्यूशन चैप्टर हम पहले करने जा रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि सोल्यूशन आखिर होता क्या है। सोल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, जो कि उसमें होते हैं एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा हमेशा। ठीक है, वो मिलकर बनाएगा हमारे सोल्यूशन को। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लूँ अगर मैं, तो यहाँ पर अगर हम एक कुछ भी सोल्यूट अगर थोड़े अमाउंट में होगा वो हमारे पास सोल्यूट कहलाएगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो हमारे पास सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। इन दोनों से मिलकर ही हमेशा सोल्यूशन का सिस्टम बनेगा। अब इसका टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या क्या होते हैं। वेरियस टाइप्स हैं, गैशियस, लिक्विड और सॉलिड के अलग अलग हैं। ठीक है, सो जब हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा गैशियस स्टेट में होगा, तो जब गैस गैस का होगा तो जैसे एयर मान लीजिए, एयर में आप जिसमें सांस ले रहे हो, तो ये हमारे पास गैस गैस कॉम्पोजिशन की एग्जांपल है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास थोड़े अमाउंट में लिक्विड आ जाए और ज़्यादा अमाउंट में अगर गैस आ जाए, तो मतलब कि वाटर वेपर इन एयर। जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो अभी आपको धुंध जो दिख रही होगी, जो आपको फॉग दिख रही है, वो हमारे पास एक इसका कॉम्पोजिशन का एग्जांपल है। और सॉलिड और गैस का, जैसे कि डस्ट और स्मोक, जैसे ज़्यादा कोई आंधी तूफान आती है तो जो डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी हवा में होते हैं। ठीक है ना, तो वो इसका एग्जांपल है। क्लियर। तो अब तब जब लिक्विड हमारे पास सॉल्वेंट में होगा, ठीक है ना, तो गैस हमारे पास जब सोल्यूट फॉर्म में और जब लिक्विड हमारे पास सॉल्वेंट फॉर्म में होगा, तो जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देखे होंगे। ठीक है ना, तो ये उसका एग्जांपल है। जब लिक्विड लिक्विड का जब कॉम्पोजिशन होगी, तो जैसे हम इथेनॉल को जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, जैसे पैग बनाते हैं ना, इतना छोटा सा पैग लेना फिर बाकी ज़्यादा पानी लेना, ये उसका एग्जांपल है अभी। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड जब हम चीनी या फिर नमक को जब हम वाटर में जब हम घोलेंगे, तो ये हमारे पास सॉलिड लिक्विड कॉम्पोजिशन की एग्जांपल आ जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, जब हमारा सॉलिड जो होगा वो हमारे पास सॉल्वेंट फॉर्म में होगा। ठीक है ना, गैस और सॉलिड का जब कॉम्पोजिशन बनेगा, इसका मतलब जब हाइड्रोजन फॉर्म है, सॉल्यूशन किसका, हाइड्रोजन गैस का और पैलेडियम एज अ सॉलिड का। ठीक है, इसमें काफ़ी एग्जांपल्स हैं, कोई भी एग्जांपल आप देख लेना। लिक्विड और सॉलिड मतलब कि मर्क्यूरी विद सोडियम। ठीक है ना, अब ये बताना मुझे, एक कमेंट मुझे चाहिए कि मर्क्यूरी विद जब सोडियम जब बनाता है तो वो क्या बनाता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन को। ठीक है, और एक जब सॉलिड सॉलिड में जब कॉम्पोजिशन होती है तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसके मुझे कमेंट चाहिए, जल्दी जाकर इसका कमेंट कर दो कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं भाई, जो कि सॉल्वेंट जिसमें क्या होता है एज अ वाटर होता है, और नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं, जो जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं यूज़ किया जा सकता। क्या होते हैं ये, इनके एग्जांपल जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। सो हमारे पास पहला आता है मास परसेंटेज। यहाँ से भाई हमारे पास मेन काम जो होता है वो हमारे पास शुरू हो जाता है, वो पहले का एक थ्योरी पार्ट ही था। ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास में इंपॉर्टेंट वर्क शुरू हो जाता है कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना, इसमें आ जाता है हमारे पास पहले मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। नाम से कुछ पता चल रहा होगा, इसमें मास का परसेंटेज करना है, इसमें वॉल्यूम का परसेंटेज करना है, बट इसको अगर आपको अगर डेफिनेशन थ्रू समझना है तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दी हैं। Component in a given solution is the mass of the component per 100 ग्राम of the solution। 100 ग्राम क्यों लिखा भाई, साफ पता लग रहा है क्यों, परसेंटेज की वजह से। ठीक है ना, और वॉल्यूम परसेंटेज मतलब इट इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम हमारा इसमें मेन है क्योंकि हमारे पास परसेंटेज आ रहा है, और सबको पता है कि परसेंटेज का मतलब पर 100 ग्राम या फिर 100 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई करना ही होता है। ठीक है,
मास परसेंटेज का हमारे पास इसमें फॉर्मूला आ जाता है कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, जो भी हम कंपोनेंट लेंगे उसका मास क्या है सोल्यूशन में, और टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज। ठीक है ना। तो जैसे कि लेट करो कि हमारे पास जो WA है हमने इसमें लिया है क्या, मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड WB हमने इसमें लिया मास ऑफ सोल्यूट। सो मास परसेंटेज हमारे पास अगर हमने एक ही निकालनी है तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ, ऊपर देखते देखते करना, वेट और मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन विच इज़ A अपॉन में टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। A और B की कॉम्पोजिशन थी, टोटल आ गया, इनटू में हमारे पास 100 आ गया। सिंपल है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। सो वॉल्यूम परसेंटेज सेम है ऊपर की तरह। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ A अपॉन में वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B। ठीक है ना। तभी इसको मैंने दोनों को इकट्ठे लिखा ताकि आपको पता चल सके। ठीक है ना। दोनों सेम है, इनटू 100 कर दिया हमने। क्लियर है। इसके बाद आता है भाई पार्ट्स पर मिलियन। सो पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास क्या है, पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास क्या है, मिलियन का मतलब 10⁻⁶। ठीक है ना। 10⁻⁶ का मतलब क्या मतलब होता है हमारे पास, मिलियन। सो पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ A, हमने एग्जांपल ले लिया A का, अपॉन में टोटल मास इनटू में 6, 10⁻⁶। ठीक है ना। क्लियर है, इजी था। क्लियर है ना, समझ आ गए यहाँ तक सबको। चलिए अगले पे चलो। अब हम आ जाते हैं अपने मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन पे। ये भाई यहाँ से जो भी मैं पढ़ाऊँगा ना वो सब कुछ आने का चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है ना। जैसे इसके ऊपर काफ़ी बार CBSE ने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ICSE CBSE हर कोई इस पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। इसको आप ध्यान से सुनना। मोलैरिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे कुछ गलती करते हैं। ठीक है। पहले मैं दोनों चीज़ करा देता हूँ, मोलैरिटी और मोलैलिटी, फिर मैं इसको आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करवाता हूँ। पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ठीक है ना। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। जो भी हमें सोल्यूट दिया जाएगा उसका मोल्स में, ठीक है ना, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है ना। यूनिट क्या होती है इसकी, खुद बनाओ, मोल्स। ठीक है ना। मोल्स की मोल होती है लीटर, नीचे लीटर है, ऊपर जाएगा तो पर लीटर हो जाएगा। ये हमारे पास यूनिट बन गई। ठीक है ना। यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट याद करना मत भूलना। ठीक। अब आ जाता है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। आया समझ आया, समझ आया। कैसे कैसे, क्या डिफरेंस है, उल्टा। क्या मोलैरिटी समझ के अगर किसी को अगर दिमाग से निकल जाता है तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या करते हैं कि मोलैलिटी थोड़ा सा वाटर वाटर सा, थोड़ा सा फील आ रहा है इसमें, तो इसमें क्या आएगा, वाटर आएगा। बट वहीं पर सारे बच्चे क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। क्यों, मोलैलिटी जो है वो हमारे पास पर ग्राम, 1000 ग्राम और किलोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, और जो मोलैरिटी हमारी है वो हमारे पास पर लीटर के ऊपर डिपेंड करती है। आया समझ में, ये इसको बस ध्यान रखना, बाकी बिल्कुल आसान है ये। ठीक है ना। जैसे मोल्स ऑफ सोल्यूट पर क्या था, ये ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स था ना, वैसे ही अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर सेम डिनोटेड करते हैं हम इसको स्मॉल m से, अपॉन में वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है ना। ऊपर लीटर था, यहाँ पर ग्राम्स है, अपॉन इनटू में 1000 आएगा। ठीक है। इसकी भी अपने आप जल्दी जल्दी अब यूनिट बनाओ। कैसे बनाओगे, मोल ऊपर है, आ गया मोल, केजी है, अपॉन में है, इसको या फिर अपॉन में केजी लिख लो, या फिर जैसे अगर हमें ऐसे यूनिट्स करनी होती हैं इसको ऊपर ले जाओ तो पर केजी बन जाएगा। ये ग्राम है ना, तो इसको तो अगर हम 1000 से करेंगे तो हमारे पास ये किलोग्राम आ जाएगा। ये मैंने इसकी ऐसा यूनिट लिख दी और आपको समझ भी आ गई है। ठीक है, आ गया ना समझ। चलो ये आ गया भाई मोल फ्रैक्शन। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल, ऊपर से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांस है, बट यहाँ से न्यूमेरिकल बनना जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेट में हाई रहता है।
ठीक है ना। सो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जितने भी सोल्यूशन में कंपोनेंट्स होंगे उन सब का टोटल मोल्स, ठीक है ना। और ऊपर एक जो हमने पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल और मोल फ्रैक्शन जिसको हमने निकालना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? इसको डिनोटेड करते हैं भाई हम x से डिनोट करते हैं इसको। सो मोल फ्रैक्शन जैसे हमें a का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं करना भाई, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिख दो, बाकी सबको नीचे लिख दो प्लस करके, ठीक है ना। अब जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन में नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट्स मोल्स जिसके, ठीक है ना। सेम आ गया। अब जब इसका हम सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर दोनों के लिख दिए, दोनों का बेस सेम है, ऊपर ऐड हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, दोनों कट जब कट हो जाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बनता है जो कि काफ़ी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और इसको भी समझाने में इम्पोर्टेंट होता है, जो कि है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, जो कि मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि कैसे आया है, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो सो अब हम आ जाते हैं सोल्यूबिलिटी पे। सो सोल्यूबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिजोल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सोल्युबिलिटी क्या होती है भाई? सोल्यूट इतना डालो कि सॉल्वेंट उसको झेल ले। जब सॉल्वेंट ने सोल्यूट के अमाउंट को झेलना बंद कर दिया मैक्सिमम अमाउंट पर, जब वो सोल्यूट अपना रीच कर गया, तो तब उस चीज़ को सोल्युबिलिटी कहते हैं कि कितने से कितने तक सोल्यूट की मैक्सिमम वैल्यू आई है, ठीक है ना। यही हमने इसमें लिखा है, सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिजोल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। जैसे हम 1 लीटर में हम कितना 1 किलो नमक डालेंगे, 2 किलो डालेंगे, बट 2.5 से ऊपर हम नहीं डाल सकते, ठीक है ना। उसके बाद वो नमक ऊपर ही मतलब कि वो डेंस हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है ना। क्लियर है? सो solubility depends on the nature of the solute, nature of the solvent, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। ये इन चारों पे डिपेंड करता है। सो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड में क्या होता है? सो व्हेन द सॉलिड और सोल्यूट, जो कि सोल्यूट होगा, इन इज एडेड टू सॉल्वेंट, द सोल्यूट डिसॉल्व्स बिकॉज its particles go into the liquid and its concentration in the solution increases. This process called dissolution. समझ आया? मैंने भाई देखो बहुत आसान करके आपके लिए मैं नोट्स लेके आया हूँ ताकि आपको इजीली आपको समझ आ सके। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया हुआ तो इसको पढ़कर आप आराम से पास और ग्रेट नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। तो जब एक सॉलिड और सोल्यूट हमने जब ऐड करते हैं, जब हम सॉल्वेंट में, तो सोल्यूट डिज़ोल्व होता है, ठीक है ना। उस पानी में जब हम नमक घोलेंगे तो उसमें हमारे पास सोल्यूट क्या होगा? डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज इट्स पार्टिकल गोज इनटू द लिक्विड एंड इट्स कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड डिसोल्यूशन। जब पानी में जब हम नमक डालेंगे तो जब हम उसको घोलेंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। क्लियर है? सो क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? So some solute particles in the solution collide with solid solute particles to get precipitated out. This process is called crystallization. Crystallization समझ आ गया भाई? जब थोड़े जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं इन सोल्यूशन में वो कोलाइड करते हैं सॉलिड के साथ, मतलब कि सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ, तो वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जो प्रेसिपिटेट आउट आता है, ठीक है ना। इसी को हमें क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। सो solubility of a solid in a liquid depends upon the nature of the solid and solute and solvent। ये मैंने आपको बताया क्यों,
क्योंकि एवरी सोल्यूट डज नॉट डिजोल्व इन गिवन लिक्विड। अब मानो आप कोई भी तेल लो, तेल में आप नमक को नहीं कर सकते क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, वो पहले से ही कंसनट्रेटेड है, डेंसर है वो, तो उसमें नमक नहीं घुलेगा, ठीक है ना। तो एवरी सोल्यूट नहीं घुल सकता किसी भी लिक्विड में, डिजोल्व नहीं हो सकता। सो इन जनरल अ सॉलिड डिजोल्व्स इन अ लिक्विड और सॉल्वेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का सारा फंडा है, अगर वो सिमिलर हुए तो तभी ये डिजोल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि सोलिबिलिटी जब सोल्यूट की जब इंक्रीज़ करेगी तो इंक्रीज टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम जल्दी, एंडोथर्मिक, ठीक है ना। जब वहीं सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट जब डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनती है। एंडोथर्मिक क्या होती है, जब हमारे पास हीट अब्जॉर्ब होगी, और एक्सोथर्मिक जब हमारे पास हीट रिलीज होगी, ठीक है ना। So solubility of gases in liquid depends upon the nature of the substance, nature of solute, temperature and pressure. Temperature and pressure is the most important thing in the solubility, ठीक है ना। हर कोई भी जो भी solubility का जब भी नाम आएगा तो वो डिपेंड हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर पे करेगा ही करेगा, ठीक है ना। इसी में हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती चीज़ जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ। सो इसको देखते हैं, ये क्या होता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। कुछ नहीं करना है हमने, आपने सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है। ये याद रखा या फिर ये याद रखा, ये जो पहले जो ऊपर है ना, एक सेकेंड, जो ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये याद रहा तो आप ऊपर की डेफिनेशन आराम से बना सकते हो, जितनी मर्जी लंबी बनाते जाओ, ठीक है ना। क्या लिखा है मैंने, देखना। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, वेपर फेज में है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, ठीक है ना। जब ये हो जाएगा तो हमारा सिंपल सा है कि क्या आ जाएगा इसके साथ, क्या आता है, क्या आता है, ये कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, राइट, ठीक है ना। सो हमारे पास मोल फ्रैक्शन का जब आया, इसके जब हमने इक्वल टू लगाया तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर कांस्टेंट आ चुका है। जब हमने हेनरीज कांस्टेंट निकालना है तो ये इसका 1/, में जाएगा, ठीक है ना। जब मानो ये अगर 1/, में गया, के एच बना, तो जब हम उस साइड लेके जाएंगे इसको दूसरे साइड, तो हमारे पास प्रेशर एक साइड रह जाएगा और हेनरीज कांस्टेंट के साथ हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये हमारे पास मेन है, ठीक। अब एक नोट है मेरे पास आपके लिए, ठीक है ना। इस नोट को ध्यान से सुनना कि के एच वैल्यू जो होती है नाइट्रोजन गैस की और ऑक्सीजन की, वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिकेट्स दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हमने पहले देखा। ये मेरे को जल्दी बताओ कि ये किससे होता है टेम्परेचर, जब सोल्युबिलिटी जब गैस की जब डिक्रीज करती है, इंक्रीज टेम्परेचर जब होता है उसके साथ, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, जल्दी बताओ कौन सी रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक होती है? वो हमारे पास होती है एक्सोथर्मिक, राइट। सो दिस इज रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर। ये भाई इसकी हमारे पास एप्लीकेशन भी आप कह सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो ये अच्छी तरह से करके जाना कि वाई एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर, ठीक है ना। क्योंकि कोल्ड वाटर की हमारे पास सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और हॉट वाटर की हमारे पास सोल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। क्लियर है? तभी आपने देखा होगा कि जब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर को जब हम डालते हैं तो हॉट वाटर ऊपर की सतह पर जाकर तैरता है और कोल्ड वाटर हमारे पास डेंसर होता है, तभी वो नीचे होता है, ठीक है ना। क्लियर? सो इसकी लिमिटेशंस पर आ जाते हैं। लिमिटेशंस भी काफ़ी बार पूछी गई हैं इसकी। लिमिटेशंस क्या है? इफ़ प्रेशर इज़ लो, तो ये वैलिड होगा, वैलिड इफ़ प्रेशर इज़ लो एट हाई प्रेशर। अगर हाई प्रेशर हुआ तो द लो becomes less accurate and the proportionality constant shows considerable deviation,
ठीक है ना। इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, हमारे पास लेस हो जाएगी अगर हमने हाई प्रेशर किया। सेकेंड, वैलिड इफ़ द गैस इज़ नॉट हाईली सोल्यूबल। अगर गैस हमारे पास हाईली सोल्यूबल अगर नहीं हुई तो ये हमारे पास आराम से वर्क करने लग जाएगा, ठीक है ना। थर्ड, वैलिड इफ़ द गैस नाइदर रिएक्ट्स केमिकली विद द सॉल्वेंट और नॉट डिसोशिएट और एसोशिएट विद द सॉल्वेंट। अब डिसोशिएट और एसोशिएट क्या होता है भाई, कि जब बड़ी चीज़ जब छोटे में जब तोड़ते हैं हम, ठीक है ना, किसी ईंट को अगर हम नीचे को एक जैसे ईंट है, ये बड़ी चीज़ है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको जब हमने नीचे फेंका उसके टुकड़े हुए तो वो उसके पार्टिकल्स बन गए ना, तो वो मतलब कि हमने उसको क्या कर दिया, डिसोशिएट कर दिया। और जो वही जो टूटे हुए जो हैं पार्टिकल्स हैं उसी को हम जब हम जोड़ेंगे, उनको एक एक इकट्ठा करेंगे, फेविकॉल लगा के उसको हम जोड़ेंगे, जो भी करेंगे, उसके बाद जब जो एक सब्सटेंस जो दोबारा उसको जब हम रेडी कर देंगे, एक पूरी ईंट जब हम रेडी कर देंगे ब्रिक, उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। छोटे से बड़ा बनाना, उसको हम एसोशिएट करते हैं, और बड़े को छोटे में डिस्ट्रीब्यूट करने को हम डिसोशिएट कहते हैं। सो अब हम आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशंस पर। आई होप सो आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं इसकी। सो इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ठीक है ना, इसको हम जैसे आप लिम्का पीते हो, कोक पीते हो, उसकी प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। सेकंड, इन डीप सी डाइविंग और स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग जब हम करते हैं स्कूबा डाइविंग, उनको ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। सो एट हाई एल्टीट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड पर भी होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। सो जब हम स्कूबा डाइविंग करते हैं उनके बेंड्स पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आर बेंड्स? सो व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स द सरफेस, जब वो नीचे होते हैं, जब वो ऊपर को आ रहे होते हैं, तो जो उनका जो एक बैग जो उन्होंने जो पीछे टांगा होता है ना, उसमें नाइट्रोजन और गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होता है। प्योर ऑक्सीजन नहीं होती उसमें, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का उसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो नाइट्रोजन गैस है हमारे पास हल्की, ठीक है ना। तो जब वो बाहर आएगा, तो जब प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो नाइट्रोजन बाहर आने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो जब नाइट्रोजन केम्स आउट ऑफ द बॉडी क्विकली फॉर्मिंग बबल्स इन द ब्लड stream. These bubbles restrict blood flow, affect the transmission of the nerve impulse. The bubbles can even burst the capillaries or blocks them and starve the tissues of oxygen. This condition is called bends. भाई ये बहुत ज़्यादा एक जिसको बोलते हैं ना दर्दमय चीज़ है ये, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली है कि जब आपके खून में बबल्स बन जाएंगे, एयर जो उसमें एयर बबल्स बन जाते हैं नाइट्रोजन के, तो तब जब बाहर आते हैं तो उनको एक काफ़ी इंटेंस पेन का जो क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। जो इसी को हम बेंड्स कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब आते हैं हम वेपर प्रेशर पर। सो द वेपर प्रेशर पहले होता क्या है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर above the liquid surface is in equilibrium with the liquid at a given temperature. So pressure exerted by the vapors, जो वेपर्स होते हैं उसके द्वारा जो प्रेशर को जो एक्सर्ट किया जाता है above the लिक्विड सरफेस, मतलब कि लिक्विड सरफेस में जो सतह है पानी की उसके ऊपर या फिर कोई भी लिक्विड की, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे कि लिक्विड कैसा है, डेंसर भी हो सकता है और लेस डेंसर भी हो सकता है, और टेम्परेचर पर। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिक्विड जो वेपर प्रेशर है जो लिक्विड का, वो इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। क्लियर है भाई यहाँ तक। आ जाते हैं अब हम इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आता ही आता पेपर में, जो कि है रोल्स लॉ। ये चाहे थ्योरेटिकल में आ जाए या फिर ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाए, ये हमारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है ना। क्या कहता है ये हमारे पास, इट स्टेट्स दैट, इसको भी ये छोड़ो यहाँ पे आओ, ये देख रहे हो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्योर फॉर्म ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी चीज़ को हमने क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया। कैसे, देखना
इट स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, ये जरूर है भाई, वॉलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच component in the solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and its mole fraction. समझ आया ना? पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस, व्हाट इज दिस, प्योर कंपोनेंट ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर जिसका होएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हमने दो कंपोनेंट ले लिया, हमने जैसे शुरुआत से हम दो कंपोनेंट ही लेते आ रहे हैं, ए और बी, तो हमने एक पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ले लिया और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी ले लिया हमने, ठीक है ना, क्लियर। हमने इसको एक और दो हमने डाल दिए, इसको इक्वेशन का नाम दे दिया, तो टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास क्या आया, दोनों को प्लस कर दिया हमने, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 और 2, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, इधर पुट कर दी, ठीक है ना। हमें पता भाई, अब जो मोल फ्रैक्शन का हमें जो एक पीछे फॉर्मूला पता था, हमने यहाँ पर रख दिया XA + XB = 1, ठीक है ना। सो यहाँ पर रख दिया हमने, XA में रखा 1 + 1 - XB रख दिया, क्योंकि हमारे पास दूसरा भी XB था। जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनकर एक रेडी हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, क्लियर है। चलो अब इसका एक डायग्राम है, डायग्राम देख लो, ग्राफ देख लो इसका एक, जो कि काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या कह रहा है ये, कि टोटल जो ये वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का और प्योर कंपोनेंट का बी है, ये हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर की एक लाइन गई। जब हमारे पास एक्स ए है और एक्स जीरो है, कब, ए और बी पर अलग अलग है ना, तो नीचे से उठा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी पे, ठीक है ना, और यहाँ से जब ए से लेकर एक्स ए के जीरो तक हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए आया, ठीक है ना। नीचे मोल फ्रैक्शन है और ऊपर वेपर प्रेशर के दोनों साइड से, क्लियर हो गया। ये अगर आपको एक एक्स्ट्रा, मतलब कि आपको अगर अपनी पहचान बनानी है, तो अगर आप ये करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं इसके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं हेनरीज और रोड्स लॉ को कंपेयर करते हुए, ठीक है ना। वाई हेनरीज लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रोड्स लॉ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये थोड़ा सा उल्टा आना था, ठीक है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आना था। वाई रोड्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, रोड्स लॉ क्यों स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, क्यों, देख लेते हैं। सो रोड्स लॉ में बी रिगार्डेड एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ द वेपर प्रेशर, इसकी डेफिनेशन है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज गिवन इन गिवन सोल्यूशन इज given as the relation of ये vapor pressure of A is equals to vapor pressure of pure component and mole fraction, ठीक है ना। where this is, मैंने आपको बता दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। ये क्वेश्चन लिखने का, एक आंसर लिखने का आपको मैं सिस्टमेटिक वे बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। इसी को हमने एक्सप्लेन करना हमारा काम बन जाएगा। जहाँ पर हमारे पास P है, हमारे पास क्या है, इज अ वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन हैविंग मोल फ्रैक्शन XA एंड इट्स सोल्यूबिलिटी इज गवर्न्ड बाय, सोल्यूबिलिटी हमने पहले देखा था, वेपर प्रेशर हमारे पास ये बता रहा था रोड्स लॉ, और हमारे पास जो सोल्यूबिलिटी थी वो हमारे पास हेनरीज लॉ बता रही थी, ठीक है ना। एंड इट्स सोल्यूबिलिटी इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ विच गिव्स द रिलेशन, क्या, ये दोनों वेपर प्रेशर के कंपेयर कर रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं, तभी हमने इसको स्पेशल केसेस पे डिनोट किया। सो वेयर P इज द प्रेशर ऑफ द गैस एंड अबव द सोल्यूशन पे हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस होती है ये, और जो एक्स है हमारे पास, ये भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। KH हमारे पास इसमें क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज द हेनरीज कांस्टेंट, ठीक। सिमिलरिटी क्या है हमारे पास इसमें, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। दोनों में हमने देखा कि यहाँ पर दोनों ही हमारे पास मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बोथ अप्लाई टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, दोनों जो हमारे पास हैं वो हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट के पे अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है हमारे पास,
Rhodes law, proportionality constant as the vapor pressure of pure component, and Henry's law, proportionality constant as the sum एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। हमारे पास ये क्वेश्चन में पहले से डिटरमाइंड की जाती है वैल्यू, जबकि हमारे पास प्योर फॉर्म, ये हमारे पास एक प्योर फॉर्म होती है जो कि हमें गिवन कंपोनेंट होता है उसके वेपर प्रेशर का। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पर। सो आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं भाई, ये जो आइडियल सोल्यूशन है ये हमारा राजा है, ठीक है ना, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम आइडियल। ठीक है। सो सोल्यूशंस विच ओबे रोड्स लॉ, जो कि रोड्स लॉ की बात सुनता है, जो कि एक आज्ञाकारी बच्चा भी जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि अपने माँ बाप की बात सुनता है, रोड्स लॉ जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। सो सच सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू कंपोनेंट्स विच आर आइडेंटिकल इन मोलिकुलर साइज भी जिनका आइडेंटिकल हो, ऐसे कंपोनेंट से मिलकर ये सोल्यूशन बना होता है। सो इन दिस सोल्यूशन the intermolecular interaction between the component A and B are the same magnitude are the intermolecular interaction in the pure component AA and BB। जो कंपोनेंट जो AB होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंटरमोलिकुलर जो इंट्रैक्शन होगी जो अलग अलग में प्योर कंपोनेंट्स की, वो दोनों सेम होंगी। ठीक है ना, कैसे, ऐसे जो सोल्यूशन का होगा वो इक्वल होगा पर कंपोनेंट के हिसाब से, जिनको हमने जब खोल के लिखा तो ऐसे हुआ। जिसमें हमारे पास जो हीट चेंज होती है मिक्सिंग होती है वो हमारे पास ज़ीरो होती है, और वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग हमारे पास ज़ीरो होती है। ठीक है ना। नॉन आइडियल सोल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन का बिल्कुल उल्टा। द सोल्यूशंस विच डू नॉट ओबे रोड्स लॉ, ठीक है ना, and none of the component obey Rolle's law over the entire component composition range। उसमें हमारे पास क्या था, सब कुछ इक्वल टू ज़ीरो था, बहुत आज्ञाकारी था, वो सब कुछ इक्वली कर रहा था वो, ठीक है ना, सबकी बात मान रहा था। यहाँ पर ये बिगड़ा हुआ बच्चा आ गया और इसने यहाँ पर बात माननी इसकी बंद कर दी। ठीक है ना। तो जब रोल्स लॉ की बात नहीं मानोगे तो उसको सब कुछ ही बंद कर दिया, उसको नॉट इक्वल्स टू हमारे पास प्योर फॉर्म के कर दिया, नॉट इक्वल्स टू फोर प्योर फॉर्म के कर दिया। ठीक है ना। वो किसी की नहीं बात मान रहा, तो वो मिक्सिंग के टाइम पे, वॉल्यूम मिक्सिंग के टाइम पे भी वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो था, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू थी, और हीट चेंज भी उसका नॉट इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, ज़ीरो था। ठीक है ना। सो चलो हम नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। आइडियल सोल्यूशन हमारे पास बिल्कुल सही है, उसको कोई टाइप्स की ज़रूरत नहीं है। नॉन आइडियल को हमारे पास टाइप्स की भी ज़रूरत है, तो हमारे पास दो टाइप्स हैं इसके, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास क्या होता है, सो इफ़ AB interaction is the solution is weaker than AA and BB interaction in the two liquids forming the solution। So total vapor pressure हमारे पास is greater than the corresponding vapor pressure। जो टोटल वेपर प्रेशर होगा पॉजिटिव डेविएशन का, देख लो भाई, टोटल वेपर प्रेशर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसके साइड आ जाएगा, ग्रेटर देन कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर के। ठीक है ना। एग्जांपल्स बेंजीन एंड एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है। जो हमारे पास पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है भाई, इसमें क्या आएगा, हीट चेंज हमारे पास पॉजिटिव आएगी, और जो हमारे पास वॉल्यूम चेंज है वो भी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना। डिसोल्यूशन हमारे पास इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब इसी में एक चीज़ देखना, इसका एक डायग्राम बनता है हमारे पास, ग्राफ बनता है, कैसे बनता है देख लो। जो मैंने आपको पहले जो दिखाया था ना रोल्स लॉ में, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, सेम टू सेम वैसे बनाना है। क्या बनेगा, एक सेकेंड, सीधी लाइन्स डाल लेते हैं थोड़ी सी। ये ऐसे बना, ये ऐसे मान लो, और ये ऐसे मान लो। ठीक है ना। नीचे हमारे पास क्या था, मोल फ्रैक्शन था। ठीक है ना। नीचे हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ क्या थी, XA की हमारे पास 1 थी और XB की हमारे पास 0 थी। यहाँ पर XA की हमारे पास 0 है और XB की हमारे पास 1 है। ठीक है ना। कैसे बना था हमारे पास डायग्राम, पॉजिटिव जो हमारे पास वेपर प्रेशर था प्योर फॉर्म में, और प्योर फॉर्म में हमारे पास B का वेपर प्रेशर था जो। ठीक है ना।
और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, कुछ ऐसे करके हमारे पास ए का आया था वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इस साइड आया था हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है ना। तो जब हम पॉजिटिव डेविएशन करनी है तो ये एक इसमें चेंज आ जाएगा कि इसमें एक ऊपर को कर्व बनेगी। ठीक है ना। इसको याद रखना फिर कि पॉजिटिव से ऊपर को एक कर्व बनेगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का। ठीक है ना। और ये है, और ये हमारे पास किसका आ जाएगा, ये वाला बी का। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना ऊपर, और यहाँ से भी क्या कर देना है, इसको ऊपर कर देना है। ठीक है। तो दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर, और पॉजिटिव डेविएशन का ये एग्जांपल है। ठीक है ना। इसकी फ़ोटो खींच लेना। ठीक है, चलो पॉजिटिव डेविएशन समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव डेविएशन पे। जैसे पॉजिटिव डेविएशन है वैसे ही इसका उल्टा हमारे पास नेगेटिव डेविएशन आता है। सो व्हेन AB इंट्रैक्शंस आर स्ट्रोंगर देन AA एंड BB इंट्रैक्शंस, so as a result the total vapor pressure becomes less than the corresponding vapor pressure। so नेगेटिव डेविएशन है, इसके साइड को नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना। हमारे पास प्योर फॉर्म हमारे पास जीत जाएंगी और उसके पास ग्रेटर फॉर्म में चल जाएंगी। ठीक है ना। उसके साइड ग्रेटर का साइन आ जाएगा। ठीक है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव से देखना है। ठीक है ना। हमने बस एक कॉमन सेंस लगानी है और हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। ठीक। सो टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास उसमें क्या बनेगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जो टोटल होगा हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्योर फॉर्म ऑफ दैट कंपोनेंट्स। ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो हीट एक्सचेंज होगी वो हमारे पास नेगेटिव में आएगी। ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव मत देख लेना। ठीक है ना। ये हमारे पास नेगेटिव है, और जो वॉल्यूम एक्सचेंज है वो भी हमारे पास नेगेटिव है। सब कुछ भाई, सब कुछ जो नाम है ना, नाम के ऊपर ही सब कुछ हमारे पास डिपेंड करता है। आप जो भी चाहो वो नाम से आप लिख सकते हो। ठीक है ना। नेगेटिव डेविएशन था, हीट चेंज नेगेटिव होगी, वॉल्यूम चेंज नेगेटिव होगी। पॉजिटिव डेविएशन था, पॉजिटिव डेविएशन था, हीट चेंज पॉजिटिव हो गई थी और ये भी पॉजिटिव हो गई थी। आइडियल था, इक्वल टू जीरो हो गया था, और इक्वल टू जीरो हो गया था ये वॉल्यूम एक्सचेंज। ठीक है ना। और जब नॉन आइडियल हो गया था तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो हो गया था, और नॉट इक्वल टू जीरो हो गई थी हमारे पास वॉल्यूम चेंज। ठीक है ना। ये हमारे पास जो है, जो ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है, सोल्यूशन फॉर्म करता है। अब जैसे ये देख लो, ये हमारे पास क्या है, एक हमने ये वही जो हमने पॉजिटिव डेविएशन में बनाया ये। अब नेगेटिव डेविएशन का अब आप ही बताओ मैं कैसे बनाऊँ। ठीक है ना। ये हमारे पास टोटल ऊपर का आ गया। ठीक है ना। ये हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव डेविएशन है तो कैसे आएगा, नीचे को आ जाएगी इसकी डिप। ठीक है ना। सब कुछ क्या आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा, ए का भी नीचे को और बी का भी नीचे से। ठीक है ना। इसका ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया। सो ये था कुछ हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं हम एजियोट्रॉप्स पर। इसके ऊपर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा मार्क्स इस पर पूछा नहीं जाता। ठीक है ना। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, द सॉल्यूशंस विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल एक्सचेंज इन कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, सोल्यूशन में हीट, जब सोल्यूशन बॉईल करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो उनके जो अंदर जो कॉम्पोजिशन होगी ना सोल्यूशन की, वो हमारे पास अनचेंज रहनी चाहिए। जब ऐसे चेंज होगी तो वो कुछ और बन जाएगा, नहीं तो वो एजियोट्रॉप्स रहेगा। ठीक है ना। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं ना, तो द सोल्यूशंस ये क्या होते हैं, द सोल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड फ्लो। भाई केमिस्ट्री पूरी उल्टी चल रही है। ठीक है ना। पॉजिटिव है, मिनिमम, कुछ नहीं करना, जैसे ही मिनिमम आए ध्यान रखना है केमिस्ट्री उल्टी चलती है। क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रोड फ्लो का। ठीक है ना। द सोल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड फ्लो आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एग्जाम्पल इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है ना। अब तुम लोग खुद ही बताओ भाई, मैंने को नहीं पता, तुम लोग खुद ही बताओ क्या आएगा इसका। जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे, क्या ऐसे सॉल्यूशंस जो कि शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोड फ्लो। ठीक है। इसका क्या आता है हमारे पास, HCl एंड वाटर, इसका एग्जांपल।
ठीक है ना। तो ये था हमारा कुछ पार्ट है, यहीं तक पे ख़त्म करते हैं। अभी आप भी शायद ज़्यादा बोर हो जाओगे, नहीं तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला, कल तक इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो पार्ट 2 अभी यहाँ तक है, इसको क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। पार्ट 2 डलेगा, इस पर शॉर्ट्स अब डालने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंट सीरीज़ हमारे पास जो जितने भी डिफरेंस है बुक के, वो सभी मैं 1 मिनट जो 1 मिनट जो शॉर्ट्स होते हैं उस पर मैं डालने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दी से आ जाना 10 शॉर्ट्स देखने, ठीक है ना। मैं इसका एक लिंक भी शायद से मैं कमेंट कर दूंगा, नहीं तो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बहुत धमाकेदार है कि ये सीरीज़ चलने वाली है, ठीक है ना। नॉन स्टॉप ये वीडियोस आने वाली हैं। तैयारी करते रहो, हेल्दी रहो एंड खुश रहो।